नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड की धामी सरकार में दायित्व बांटे जाने की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो गई और सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया। दायित्वधारियों की वायरल सूची में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं और सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बताए जा रहे हैं। आज के सोशल मीडिया में और मेहनती बहुत समाज के अनेकों लोग हो गए हैं। अब कौन सा पोर्टल है, कौन सा वाला जिसने मेहनत करके उस सूची को जारी किया है, ये ठीक है। सारे अपने कार्यकर्ताओं का नाम उसमें भी है। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से बहुत सौ को सम्मान मिले, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है। जनसंपर्क अभियान के बाद असली लिस्ट आई, मुझे लगता है उससे पहले भी आ जाए, नहीं तो इस बीच तो आ ही जाएगी, आ जानी चाहिए। नहीं तो उम्मीदें भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई होंगी। आपके कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे क्या कल से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कल की सूची में ज़्यादा बढ़ गई है और कल से जिनके नाम नहीं है उनके अंदर फिर एक प्रकार से मेरा भी नाम आ जाए, ऐसे अपेक्षा बढ़ी है। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को सामाजिक जीवन में अपनी भाषा बहुत तोल के बोलनी चाहिए। और क्योंकि दोनों एक तो वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इसलिए सामाजिक जीवन में कौन सी बात किस रूप में कहनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। और इसी प्रकार आग्रह हमने चैंपियन साहब से भी कहा है, लेकिन क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया की सीमाएं होती हैं और लोकतंत्र में सीमाएं नहीं। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, दायित्वधारियों की वायरल सूची की सच्चाई क्या है? इसमें कैसे वायरल हो गई है, कहां से वायरल हुई, कुछ पता चल पाया? जी देखिए, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि यूं तो दायित्वों का इंतजार बीते वर्ष से हो रहा है। पहले पार्टी के बड़े नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि होली पर हर हाल में सूची आएगी। मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए, प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए, परंतु निर्णय नहीं हो सका। इन सब के बीच कल एक सूची वायरल होती है, बधाइयों का दौर शुरू होता है और पार्टी को देर रात खंडन जारी करना पड़ता है कि यह सूची फर्जी है, इस प्रकार की कोई सूची जारी नहीं हुई। लेकिन इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इसमें ऐसे लोगों के नाम है जिनको दायित्व मिलना लगभग तय है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस फॉर्मेट में सूची आई, ये पार्टी के संगठन या पार्टी में जो ऑफिस का सिस्टम देखते हैं उन्हीं लोगों को फॉर्मेट पता होता है। तो क्या ये शरारत है या असल सूची जो दिल्ली गई वो लीक हो गई? ये इन सवालों का जवाब अभी भी मिलना बाकी है। दूसरी बात ये कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी भी इस बात पर मुखरबिंद होकर कह रहे हैं कि जल्दी ही जो दायित्व वितरण का काम है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए सुदीप, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। लेकिन दायित्वधारियों की सूची को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर की जा रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ धरना दिया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है, पर्यटन व्यवसाय पे, और मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी निशाना साधा। और सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, हरीश रावत ने धरना दिया माल रोड के सौंदर्यीकरण पुनर्निर्माण को लेके, गणेश जोशी को भी वो निशाने पे लेते हुए नजर आए। जी, बात बिल्कुल सही है कि जब मुख्य टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, ऐसे में मॉल रोड के निर्माण का काम किया जा रहा है। हालांकि निर्माण किया जाना जरूरी भी है क्योंकि मॉल रोड धंस गई थी। तो ये दो सवाल प्रश्न खड़े करता है प्रशासनिक व्यवस्था पर। हालांकि मसूरी को लेकर मुख्य सचिव बहुत चिंतित हैं। 2 दिनों पूर्व चीफ सेक्रेटरी, डीएम, वीसीएमडीडी और अफसरों की टीम गई थी। मुख्य सचिव ने हंसते हुए मजाक में यह भी कहा कि क्या मुझे देखकर रातों रात ये काम किया जा रहा है, क्या गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और रात में काम तेजी से किया जाए। क्योंकि देखिए, मसूरी उत्तराखंड की टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा स्थान है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट होटल्स हैं और मसूरी से होकर आदमी उत्तरकाशी और आगे गंगोत्री, यमुनोत्री, धनौल्टी आदि को भी जाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती हुई लोकल लोगों के लिए भी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी और रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। जबकि पर्यटन सीजन के लिए वर्ष भर पर्यटक इंतजार करता है गर्मियों की छुट्टियों का, जब वो बच्चों को, फैमिली को लेकर मसूरी आता है। तो एक बड़ा जायज मामला है जिस पर हरीश रावत धरने पर बैठे हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि प्रशासनिक सिस्टम सो रहा है, काम तेजी से हो रहा है। पर यह बात सही है कि ये जो मौका है, ये दस्तूर है, ये विपक्ष की राजनीति के लिए जरूर उचित है, क्योंकि मसूरी की मॉल रोड महत्वपूर्ण, किसी भी पर्यटक स्थल की मॉल रोड होती है, और जब वही क्षतिग्रस्त ध्वस्त होगी तो सवाल उठना लाजमी है। जाहिर सी बात है, और फिर इसका असर कहीं ना कहीं पर्यटन पे भी पड़ता है। आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं वो भी प्रशासन के सामने हैं, और हरीश रावत भी लगातार सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। उधर चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दोनों नेताओं को नसीहत दी है कि राजनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखें दोनों नेता, ये महेंद्र भट्ट ने कहा, और एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। संगठन स्तर पे चैंपियन से नहीं मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण, और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का यह व्यक्तिगत बयान है, ये कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। लेकिन दोनों को नसीहत दी है कि इस तरह की बयानबाजी ना की जाए, मर्यादा का ख्याल रखा जाए, राजनीतिक मर्यादाओं को ध्यान में रखे दोनों नेता। मैं इतनी बार नहीं लड़ा, मैं 4 बार लड़ा हूँ, 2 बार जीता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैंने इसलिए नाते कहा कि उत्तराखंड के राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ मैं। हरीश रावत सर्वाधिक बार चुनाव लड़े, वो विधानसभा भी लड़े हैं, वो लोकसभा भी लड़े, और सर्वाधिक हारने वाले एक नेता के रूप में उनकी एक तो सुदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, एक पूर्व विधायक, एक मौजूदा विधायक, इनमें जुबानी जंग जो है वो और तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ये नेता ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अब इनके समर्थक भी अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दंगल के मैदान में जाके एक दूसरे को ललकार रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से चैंपियन ने भाषा का इस्तेमाल किया, विकास कार्यों पर वो मौजूदा विधायक को घेरते, कामकाज में तेजी लाने के सवाल उठाते, यहां तक तो बात वाजिब थी। परंतु जिस प्रकार से उनके परिवार को खींचा गया, उनकी मां पर इल्जाम लगाए गए, उनके परिवार की चर्चा की गई, यह शोभा नहीं देता और इसको कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। लिहाजा चैंपियन सबसे ज्यादा चूक विवादों में रहे हैं। कभी असले लेकर नाचना, शराब के पैक के साथ दिखना, ठुमके लगाना, इस उम्र में ये उनकी हरकत में, ये उनकी फितरत में शामिल है। अब जब वो चुनाव हार चुके हैं तो उनको जनता कार्यकर्ताओं के बीच रहना चाहिए, बात सही है। परंतु इस तरीके के आरोप, किसी के परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाना और अप्रामाणिक रूप से कई ऐसी बातें कह देना जिसको लेकर सिर्फ एक सनसनी बने, जायज नहीं हो सकता। इसीलिए हर जगह कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के, जो उन्होंने एक अपना बयान सोशल मीडिया के जरिए जारी किया कुछ दिनों पहले, उसकी निंदा हो रही है और हर व्यक्ति इसको गलत करार दे रहा है। ऐसे में क्या ये हार की खींच है कि कैसे उसी इलाके के एक पूर्व विधायक जो हैं वो मौजूदा विधायक पे ना सिर्फ सियासी बयानबाजी करते हैं बल्कि व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, और खासकर आपने भी जिक्र किया कि उसमें परिवार को घसीटा गया। जी, ये बात बिल्कुल सही है। कई बार चैंपियन चूक बड़बोले भी हैं। कई दफा वो कहते हैं वो आईएफएस अफसर रहे हैं। कई दफा जब पूछा गया कि आप अपना बैच बताइए तो कहते मैंने तैयारी की है। कई दफा वो कहते हैं कि उनको विज्ञान का भी ज्ञान है, उन्होंने एमबीबीएस की भी पढ़ाई पढ़ रखी है। तो इस तरीके के बयान देते हैं जो समझ से परे होते हैं। और जब आप राजनीति में हैं, मुद्दों की बात होनी चाहिए, बात वाजिब है। परंतु परिवार को घेरना, किसी की मां पर, भाई पर, बहन आदि को घेरना, अनाप शनाप आरोप लगाना, इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। आप 4 बार के विधायक रहे हैं, कम से कम आपको एक विधायक का सम्मान करना चाहिए। आप चुनाव हार चुके हैं, इसको स्वीकार कीजिए और मुद्दों की लड़ाई लड़िए। ये बात सही है, विकास कार्य नहीं हुआ, कोई निर्माण कार्य अधूरा है, कोई वायदा किया समय से नहीं पूरा हो पा रहा है, यहां तक तो बात जायज है। परंतु परिवार को लाना, अनावश्यक आरोप लगाना, ये उचित नहीं है और हर जगह इसकी निंदा हो रही है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जो सियासत है वो गर्मा रही है। तो उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आयरन फोर्टिफाइड यानी फोर्टिफाइड राइस पर सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री चला रहे हैं असफल पायलट प्रोजेक्ट। कांग्रेस ने कहा आर्टिफिशियल चावल बनाने का सरकार काम कर रही है, कांग्रेस ने यह कहा। नीति आयोग ने जताई चावल के वितरण पर आपत्ति।
कांग्रेस ये भी कह रही है। और फोर्टिफाइड राइस में पूर्ण मिनरल नहीं है मौजूद, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। तो कांग्रेस ने मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। कुपोषण को खत्म करने की बात केवल दिखावा है। 80 करोड़ जनता को जहर बांटने का काम सरकार कर रही है। और इस पे सुदीप ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की नीति पे कई सवाल उठाए हैं। जी, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में जिस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चावल वितरण का काम हो रहा है, राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम हो रहा है, जिसे फोर्टिफाइड कहा गया है, असल में ये बिलो जो मानक है उससे नीचे है। इस वजह से जो कुपोषण दूर करने की बात है बेमानी है। और दूसरा, इसमें जब मानक पूर्ण नहीं होंगे तो इससे नुकसान भी हो सकता है सेहत को। तो कांग्रेस ने मांग की है कि चावल बदला जाए, उच्च क्वालिटी का चावल दिया जाए और जो केंद्र सरकार की योजना है उसका जनता को, जरूरतमंदों को लाभ मिले। जुमलेबाजी हो गए हैं चावल। और कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसी का हवाला भी दिया है जिसने अधोमानक, यानी जो चावल की क्वालिटी और जो उसमें पोषक तत्व होने चाहिए वो कम है, एक संस्था की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने केंद्र को घेरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में एकाएक लव जिहाद की वारदातें सामने आ रही हैं और स्थानीय लोगों के द्वारा हो रहे धरने प्रदर्शन आंदोलन मामले में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में पुलिस ऐसे मामलों में एक्शन लेगी और स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेते हुए आगे कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार लगातार ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लैंड जिहाद का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो, सरकार ने उसको गंभीरता से लेना प्रारंभ किया है। और स्वाभाविक रूप से समाज में जब इस प्रकार स्थिति निर्माण होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। दुखद है, ऐसे लोगों को कम से कम इस देवभूमि के जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई सरकार द्वारा हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। लैंड तो लव जिहाद के मामले उत्तराखंड में भी कई बार कई जगह से आए और इसको लेकर गुस्सा यहां पे काफी है लोगों में। दिल्ली के मामले को लेकर भी उत्तराखंड में उसकी गूंज सुनाई दी थी और उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से एक्शन में हैं, कार्रवाई करेंगे जहां से भी इस तरह के मामले आएंगे। क्योंकि पहाड़ में भी लव जिहाद के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जो हम सफल नहीं होने देंगे और हर हाल में पुलिस ऐसे मामलों में एक्शन लेगी, यह भी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवभूमि का स्वरूप बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तराखंड में लव जिहाद के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं से आए दिन सामने आ रहे हैं और लव जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़क पर उतरी नजर आ रही है। राज्य के विभिन्न शहरों में लव जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए और जिसके चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की यमुना वैली हो या फिर दूसरे जनपदों के विभिन्न शहर, राज्य में लव जिहाद को लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वह थमने का नाम नहीं ले रहा और आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन रहा है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद जो आक्रोश भड़का है, उससे यमुना वैली के विभिन्न शहर विरोध और आक्रोश की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का यह विरोध सड़कों पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है।
उत्तराखंड में विशेष समुदाय की बदलती जनसंख्या जहां राज्य में डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल परिवर्तन ला रही है, वहीं प्रशासन की नजर भी इस पर लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माने तो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और सरकार भी इस दिशा में उचित कार्रवाई करने का निर्णय ले चुकी है, क्योंकि राज्य का मूल स्वरूप बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश में सियासी दलों के अपने अपने मत हैं, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के मूल स्वरूप पर सियासी दल एक मत नजर आ रहा है। भाजपा जहां अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसे सुधारने का काम करे, ताकि उत्तराखंड राज्य का मूल स्वरूप बना रहे। देवभूमि के नाम से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है और इसकी पवित्रता और इसकी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बरकरार रहे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार की घटना हुई है उससे वहाँ पर लोगों में रोष होना भी स्वाभाविक है, और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में नहीं होंगी। सभी लोग सांप्रदायिक सद्भाव को बना करके यहाँ रखे गए रहते आए आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी, ये बात भी अपने आप में सही है। कुछ लोग लेकिन हल्की राजनीति के लिए लड़ाने का काम, मत पैदा करने का काम, कुछ जानबूझ करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़के ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करते हैं इस तरह का। अलग बड़े दूसरे लोगों का ज़्यादा संपर्क नहीं होता, लेकिन ऐसा एक माहौल बन रहा है, उससे बहुत वातावरण दूषित होता जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी गलत है तो गलत है, और सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जो अभी भी सारी नदियों में बाहर के लोग आकर बसते जा रहे हैं, इस परंपरा को रुकना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में है। जनता भी लगातार बाहरी लोगों को बाहर करने की मांग कर रही है। वहीं धामी सरकार और पुलिस अधिकारी इन मामलों से कैसे निपटेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। पहली घटना पौड़ी के वार्ड नंबर 11 में गडोली के समीप हुई, जिसमें एक बालिका अपने घर के आंगन के पास गेट पर कुत्ते को लेकर घूम रही थी। तभी घात लगाए गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया और घर के अन्य लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार भाग गया। लेकिन इस हमले में 10 साल की बच्ची के चेहरे पर गहरे जख्म हैं। वही रेंज के अंतर्गत ही व्याली क्षेत्र के तमलाव गांव में 40 वर्षीय विक्रम लाल घर के आंगन में बने बेड़े में अपने वहां पे टहल रहे थे और तब गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। कल शाम को गडोली में एक 10 वर्षीय बालिका पे जब वह अपने आंगन के बाहर, घर के बाहर आंगन में खेल रही थी, गेट के बाहर खेल रही थी, तो उन पे गुलदार द्वारा अटैक किया गया, जिसमें वो सामान्य रूप से घायल हुई है। और वहीं पर एक तमलाग में श्री विकास लाल, इनके ऊपर जब वो खेत से वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर अटैक किया गया, वो भी घायल। नरेंद्रनगर के ग्राम पंचायत दिल्ली के ग्रामीण उस वक्त सख्ते में आ गए जब टावर निर्माण कंपनी भूस्वामियों और ग्राम पंचायत के बगैर एनओसी के गांव के बीच से विद्युत हाई टेंशन लाइन बिछाए जाने के मकसद से टावर निर्माण में जुट गई। और टावर निर्माण के कार्य की ग्रामीणों ने भनक तक ग्रामीणों को नहीं लगी, जिससे ग्रामीण भड़क उठे और उन्होंने प्रधान दिनेश राणा के नेतृत्व में टावर निर्माण का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीच 2 विद्युत हाई टेंशन लाइन पहले ही बिछाई जा चुकी हैं। तब कंपनी के अधिकारियों ने टावर की जद में आए भूस्वामियों को कंपनी में नौकरी देने और विद्युत बिल माफ करने जैसे झूठे वादे किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव के बीच से तीसरी हाई टेंशन लाइन वह किसी भी कीमत पर नहीं बिछाने देंगे।
दरों की एजेंसी के बगैर भूमि माफियाओं द्वारा गुंडागर्दी के तहत हम लोगों को डरा धमका रहे हैं और हमारी जो जहां जब हमने कृषि उपज करना है उसको बाधित कर रहे हैं। हम सभी गांव वालों, हम सभी ग्रामीण जो है इसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने कृषि उपज भूमि पर पावर ग्रिड माफिया बन के जमीनों पर कब्जा करके उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तब ये शासन प्रशासन के आदमी लाके, पुलिस बल लाके लोगों को डरा रहे हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये नहीं मान रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम टावर लगा के रहेंगे। अब यहाँ के जो वन मंत्री हैं उनको जब हमने अपनी समस्या बताई तब जाके उन्होंने गांव वालों की सहमति में ये बात कही कि जब तक गांव की सहमति ना हो तब तक ये कार्य बंद किया जाए। तब जाके इन्होंने कार्य बंद किया। हमारे खेत से पहले 2 लाइनें गुजरी हैं बड़ी, ये 2000 मेगावाट की, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। मेरा एक ही खेत है, सिंचाई का खेत है और हम गरीब आदमी, इन्होंने हमें कोई किलीम कुछ नहीं दिया। अब तीसरी लाइन भी हमारे खेतों से ले जा रहे हैं, ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक इन्होंने हमारे साथ कोई निर्णय नहीं किया तब तक हम इन्हें लाइन नहीं ले जाने देंगे और हमारा खेत का मुआवजा नहीं दिया। ग्रामीण जो है कोटेश्वर इसके जो लाइन जारी पावर ग्रिड की उसके विरोध में खड़े हो रखे हैं। हमारा गांव ग्राम सभा पहले ही प्रभावित, तो 2 बड़ी लाइनें यहाँ से जा चुकी हैं और ग्रामीण इस तीसरी लाइन बिछने का पुरजोर ढंग से विरोध कर रहे हैं, उसको जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। और ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पे स्थित उमा हार्डवेयर पेंट की दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई। ये चोरी अज्ञात चोरों ने दुकान के पीछे का गेट तोड़कर की। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं जिसकी पहचान की जा रही है। मेरी दुकान कल रात, अभी टाइम का मैं बता नहीं सकता, लगभग ऐसी रहा हुआ रात का 1 बजे करीबन। और इसमें से मेरे जो सामान चोरी हुआ है समथिंग 8 से 10 लाख रुपए, सारा टोटल महंगा सामान है जो सीटी का होता है और सारा ब्रांडेड लेके। और ये टोटली कम से कम 4 से 5 बंदे रहे होंगे, हम बता नहीं सकते। मेरा सारा ही बहुत भयंकर नुकसान करके गए हैं। जो मैंने चौकी में इसका वो दे दिया है। पुलिस वाले अभी देख रहे हैं, भी इन्होंने कोई मेरी रिपोर्ट पर अभी लिखी नहीं है, लेकिन अभी कर रहे हैं छानबीन। और लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें 42 फरियादियों की शिकायत पर सुनवाई हुई। इस दौरान एसडीएम के अलावा ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने इस दौरान कुछ अधिकारियों के गैर हाजिर होने पर नाराजगी जाहिर की। इस तहसील दिवस में कुल मिलाकर के 42 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 8-9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शेष शिकायतें विभागों को दी गई हैं। मुख्य रूप से जो रूटीन की शिकायतें होती, चक रोडों में कब्जा या मेड़बंदी से संबंधित या जमीन की पैमाइश से संबंधित शिकायतें यहाँ पर अमूमन ज्यादा आती है और उसी प्रकार की शिकायतें इसमें आज के तहसील दिवस में भी आई हैं। कुछ नाला निर्माण के संबंध में और नाले की सफाई से संबंधित इस टाइप की शिकायतें भी हैं जो संबंधित विभागों को दी गई हैं और सभी से 10 दिन के अंदर निस्तारण करने के आदेश दिए गए। इस तहसील दिवस में कुल और पचवादून क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी गुस्सा है। विकास नगर व्यापार मंडल ने कोतवाल से मिलकर विकास नगर बाजार में बढ़ते देह व्यापार पर अंकुश लगाए जाने के साथ ही बाहरी लोगों के सत्यापन की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ पचवादून कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार चौकी का घेराव कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। विकासनगर थाने द्वारा विगत माह में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें हरवटपुर चौकी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अधिक फिलहाल चौकी द्वारा भी 2 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनमें एक महिला अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चरस बरामद की गई थी। इसके अतिरिक्त हमारा ढकरानी क्षेत्र के चौकी इंचार्ज द्वारा भी 40 किलोग्राम डोडा भी बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से एक सत्यापन की कार्रवाई की जाती है तथा जो नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हैं उनकी नियमित रूप से काउंसलिंग की जाती है। इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट एसएसपी कार्यालय को भी भेजी जाती है, जिसे एसएसपी महोदय द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जो नियमित रूप से हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या केस दर्ज हुआ, क्या धाराएं लगी है, इस तरह से समझौता हुआ, किन तथ्यों के आधार पे हुआ,
लेकिन पिछला 1 घंटे बीत जाने के बाद भी हमने 2 बार कोतवाल साहब को फ़ोन कर लिया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया, और तीसरी बार हमने एसएसपी सर को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने जब दोबारा कोतवाल साहब से बात हुई तीसरी बार में, तो उन्होंने कहा मैं एक दरोगा को भेज रहा हूँ, रुकिए। और हमें पिछले कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय यहाँ पे और हो गया, मान लीजिए 1.5 घंटा यहाँ हो गया, अभी तक कोई भी मौके पे यहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो जब जिम्मेदार लोग जो समाज के हित की बात करने यहाँ आए थे, जो लोगों की जुड़ी समस्याओं को लेकर यहाँ आए थे, जब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो एक आम जन जिसकी पहुँच सिर्फ किसी तक नहीं है, वो अपनी बात को कहाँ जाके कहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।